How was Japan built after World War II? 6 अगस्त 1945 की सुबह B-29 बॉमर इनोला गे मारियाना आइलैंड्स के टीनियान आइलैंड से उड़ान भरता है और ठीक 8:16 पर जापानीज आइलैंड हॉन्शू पर लोकेटेड हिरोशिमा शहर पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर देता है। इस अटैक में करीब 70 से 80 हजार लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाती है और ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को एक और एटॉमिक बॉम्ब जापान के दूसरे बड़े शहर नागासाकी पर गिराया जाता है। यहां भी 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत अपनी जान गंवा देते हैं। इन दोनों अटैक से फैली रेडिएशंस आगे भी कई लोगों की मृत्यु का कारण बनती है। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह राख हो जाते हैं। यहां कुछ भी नहीं बचता। राजधानी टोक्यो भी युद्ध के बाद खराब हालत में थी। पूरा जापान एक तरह से बर्बाद हो चुका था। एलाइड पावर्स ने उससे उसका कॉलोनियल एम्पायर भी छीन लिया था। उस समय कौन सोच सकता था कि जापान इस भयानक डेवस्टेशन से कभी उबर भी पाएगा कि नहीं। यदि रिकवरी होती भी है तो उसमें न जाने कितना वक्त लग सकता है। लेकिन दोस्तों, सबको हैरान करते हुए जापान कुछ ही दशकों में फिर से पावरफुल बनकर उभरता है। पर यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आज की कहानी में हम इसी चमत्कार का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे जापान की इस ट्रिमेंडस रिकवरी को। यह कहानी बेहद रोचक इसलिए भी है क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस अमेरिका ने जापान को डिस्ट्रॉय किया था, आगे चलकर वही अमेरिका जापानीज रिकवरी का सूत्रधार भी बनता है। जी हां, यह अजीब सा लगता है लेकिन यही सत्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोचक कहानी की और समझते हैं कि आखिर जापान के प्रति अमेरिका का ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे। ऑक्यूपेशन ऑफ जापान बाय एलाइड पावर्स। दोस्तों, 1945 में जापान के सरेंडर के बाद उसे एलाइड ट्रूप्स द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया था, जिसमें बड़ी संख्या अमेरिकन ट्रूप्स की थी और इन्हें लीड कर रहे थे कमांडर जनरल डगलस मैकार्थर। शुरुआत के 3 साल तक तो अमेरिकन्स का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये कि जापान फिर से कभी वॉर शुरू करने के लायक ही न रहे। इसलिए उन्हें एक नए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है और इसके तहत जापान को आर्म्ड फोर्सेस रखने से वंचित कर दिया जाता है। नई पार्लियामेंट यानी डायट की स्थापना होती है। अब मिनिस्टर्स सिर्फ डायट के मेंबर्स में से ही चुने जा सकते थे, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाती है। एम्परर हिरोहितो को थ्रोन पर रहने दिया जाता है, लेकिन सिर्फ सिंबॉलिक रूप में। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को डिसबैंड कर दिया जाता है और आर्मामेंट्स इंडस्ट्री को पूरी तरह डिसमेंटल। जिन ऑफिशियल्स ने वॉर के दौरान लीडिंग रोल प्ले किया था, उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल सेटअप की जाती है जो कि वॉर क्राइम्स के अक्यूज्ड लोगों से डील करती है। वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर टोजो और 6 अन्य लोगों को फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस पूरे पीरियड में अमेरिकन्स जापानीज इकोनॉमी को रिस्टोर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। हां, वो जापान के पॉलिटिकल सिस्टम को जरूर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेकिन जल्द ही परिस्थितियां बदल जाती हैं और अमेरिकन्स द्वारा जापान की इकोनॉमिक रिकवरी की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इनिशियली डिसइंटरेस्टेड अमेरिकन्स अचानक से क्यों जापान की इकोनॉमिक रिकवरी की चिंता करने लगे? आइए जानते हैं। Why did America decide to help Japan? दोस्तों, 1948 के दौरान वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई बदलाव हो रहे थे और इसीलिए जापान की तरफ अमेरिका का एटीट्यूड भी चेंज होना शुरू होता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो रही उथल-पुथल में सबसे मेजर मुद्दा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत। उधर चाइना में नेशनलिस्ट कुओमिंतांग की सरकार भी बिखरने लगी थी और 1949 में फाइनली चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के जरिए वहां एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आ जाती है। कम्युनिस्ट सोवियत के साथ साथ अब कम्युनिस्ट चाइना का अस्तित्व में आना अमेरिका के लिए एक बड़ा हेडेक था। ऐसे में अमेरिका को पैसिफिक में अपने इंटरेस्ट्स और हेजेमनी को सिक्योर करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में एक स्ट्रांग एलाई की जरूरत थी। इसीलिए उसका ध्यान जापान की तरफ जाता है और बस इसीलिए वो जापान की इकोनॉमिक रिकवरी को प्रोत्साहित करना शुरू करता है। फिर क्या था? अमेरिका जैसे सुपर पावर के सपोर्ट का ही नतीजा था कि जापानीज इंडस्ट्रीज तेजी से रिकवर करती हैं और 1953 आते आते प्रोडक्शन एक बार फिर 1937 के लेवल तक पहुंच जाता है।
जब जापान एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर हुआ करता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इतनी तेजी से रिकवरी मुमकिन कैसे हुई। आइए समझते हैं। हाउ वॉज जापान्स रैपिड रिकवरी पॉसिबल। दोस्तों, जापानीज रिकवरी के शुरुआती सालों में अमेरिकन हेल्प बहुत ही वाइटल साबित होती है। यूएसए ने तय कर लिया था कि इकोनॉमिकली हेल्थी जापान ही साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म को फैलने से रोक सकता है। इसके लिए जापान को सेमी फ्यूडल और हायरार्किकल सिस्टम से बाहर निकलना जरूरी था, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्रेस सफर कर रही थी। उदाहरण के तौर पर जापान में मौजूद लगभग आधा एग्रीकल्चरल लैंड वेल्थी लैंडओनर्स के अधीन था, जो कि खुद शहरों में रहते थे और लैंड के छोटे छोटे प्लॉट्स टेनेंट्स को रेंट पर दे देते थे। इस तरह ज्यादातर टेनेंट्स सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग ही कर सकते थे। इसे सुधारने के लिए एक लैंड रिफॉर्म प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके तहत लैंड को लैंडलॉर्ड से लेकर रीजनेबल रेट्स पर टेनेंट्स को बेच दिया जाता है। इस तरह ओनर फार्मर्स की एक नई क्लास तैयार होती है। यह प्लान काफी सक्सेसफुल रहता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज और रेगुलेशंस की हेल्प से फार्मर्स एक प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बनकर उभरते हैं। इसके अलावा जापान के ज़ाइबात्सु सिस्टम को भी डिसॉल्व किया जाता है। ज़ाइबात्सु जापान में मौजूद इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस कंग्लोमरेट्स थे, जो अपने इन्फ्लुएंस और साइज की वजह से जापानीज इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करते थे। इसके साथ ही जापानीज पॉलिटिक्स पर भी इनका इन्फ्लुएंस रहता था। एक तरह से इन्होंने जापानीज सोसाइटी में अपना डोमिनेंस और इकोनॉमी में अपनी मोनोपोली बना रखी थी। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमिक एडवाइजर्स मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस को अच्छा नहीं समझते थे। उनके अनुसार ये मोनोपोलीज इनएफिशिएंट होने के साथ ही एक तरह की कॉर्पोरेटोक्रेसी को जन्म देती हैं और इसीलिए ये एंटी डेमोक्रेटिक भी हैं। इसीलिए इस ज़ाइबात्सु को खत्म करके जापानीज इकोनॉमिक सिस्टम में फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह से अमेरिकन्स जापान की हेल्प करते हैं, जैसे कि जापानीज गुड्स को फेवरेबल टर्म्स पर अमेरिकन मार्केट में एंट्री दी जाती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन के दौरान यूएस करीब 1.9 बिलियन डॉलर्स असिस्टेंस के रूप में जापान पर खर्च करता है। इस एड का 59% फूड के फॉर्म में, 15% इंडस्ट्रियल मटेरियल्स और 12% ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट के रूप में दिया जाता है। 1946-47 और फिर 1948-54 तक शिगेरू योशिडा जापान के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और एलाइड ऑक्यूपेशन के दौरान जापान को गाइड करने में की रोल प्ले करते हैं। इनकी पॉलिसीज को योशिडा डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ये प्रपोज करते हैं कि जापान को यूएस के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनानी चाहिए, साथ ही इकोनॉमी को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए, न कि प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने पर। 1949 में पीएम योशिडा एक नई मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री यानी MITI का क्रिएशन करते हैं। इसका मिशन गवर्नमेंट और बड़े बिजनेसेस के बीच क्लोज कोऑपरेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना था। MITI सफलतापूर्वक मैन्युफैक्चरिंग और हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है और साथ ही एक्सपोर्ट्स को प्रोत्साहन भी देती है। दोस्तों, जापानीज रिकवरी में 1950 से 1953 तक चले कोरियन वॉर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। जी हां, क्योंकि वॉर के दौरान जापान को यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जापानीज मैन्युफैक्चरर्स इन्हें कई तरह के मटेरियल्स और सप्लाईज प्रोवाइड कर खुद के बिजनेसेस को ग्रो करते हैं। साथ में यूएसए के साथ क्लोज रिलेशनशिप के चलते जापान की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से जापान आर्मामेंट्स पर खर्च करने की जगह अपनी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर पाता है। इस तरह कोरियन वॉर जापानीज इंडस्ट्रीज के लिए फायदे का सौदा भी साबित होती है। दोस्तों, जापान की ज्यादातर इंडस्ट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए नई फैक्ट्रीज और प्लांट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेश शुरुआत करने का मौका मिलता है। 1959 में गवर्नमेंट होम मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए ही हाई टेक्नोलॉजी गुड्स पर फोकस करने का फैसला करती है। डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट को 1960 में शुरू किए गए एक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से बूस्ट मिलता है। इसके तहत नेक्स्ट डेकेड में लोगों की इनकम डबल करने का लक्ष्य रखा जाता है। लोगों की इनकम बढ़ने से इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है।
साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट की डिमांड्स की वजह से बड़े और फास्टर ट्रांसपोर्ट शिप्स का कंस्ट्रक्शन भी जापान में किया जाता है। जापानीज प्रोडक्ट्स अपनी हाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी के चलते एक अलग पहचान बना लेते हैं और फॉरेन मार्केट्स में इनकी डिमांड रैपिडली इंक्रीज होती है। 1960s के दौरान जापानीज एक्सपोर्ट्स 15% से भी ज्यादा के एनुअल रेट से एक्सपैंड करते हैं और 1972 तक जापान वेस्ट जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। जापानीज इंडस्ट्रीज शिप बिल्डिंग, रेडियो, टेलीविजन, कैमरा, स्टील, मोटरसाइकिल्स, मोटरकार्स और टेक्सटाइल्स के सेक्टर्स में स्पेशलाइज करती हैं। जापान के इस शानदार रिकवरी में बड़ा हाथ यहां लंबे समय तक रहने वाली स्टेबल गवर्नमेंट्स का भी है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी उस समय डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी, जो कि कैरेक्टर से कंजर्वेटिव और प्रो बिजनेस थी। इन्हें फार्मर्स का भी सपोर्ट हासिल था, जो कि अमेरिकन द्वारा किए लैंड रिफॉर्म से लाभान्वित हुए थे। फार्मर्स को डर था कि अगर सोशलिस्ट पावर्स में आते हैं तो लैंड को नेशनलाइज कर सकते हैं। इस वजह से एलडीपी 1952 से लेकर 1993 तक लगातार पावर में रहती है। जापान में लेफ्ट का फ्रैगमेंटेशन भी एलडीपी की सक्सेस का एक कारण बनता है, क्योंकि जापान सोशलिस्ट पार्टी, जापान कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दो और छोटी सोशलिस्ट पार्टीज जापान में थी। इसके साथ ही जापान का शानदार एजुकेशन सिस्टम भी मॉडर्नाइजिंग प्रोसेस में स्ट्रांग योगदान देता है। जापान को टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी बनाने के पीछे यहां मौजूद दुनिया का हाईएस्ट लिटरेसी रेट और एजुकेशन के हाई स्टैंडर्ड्स अहम कारण थे। ज़ाइबात्सु को तो वॉर के बाद डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद बहुत सी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एक साथ आकर लार्जर, मोस्ट एफिशिएंट यूनिट्स बनाते हैं। इन्हें केरेत्सु कहा जाता है। ये लार्ज मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ग्रुपिंग्स थीं, जो जापान की इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती हैं। इस दौरान जापान की पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे बहुत से कारण जिम्मेदार थे, जैसे कि वेस्ट से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स, यूएस के साथ क्लोज इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन, इंपोर्ट्स के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स और लंबे वर्किंग आवर्स। जापानीज कॉरपोरेशंस लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम के जरिए लॉयल और एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स को रिटेन करने में कामयाब रहती हैं। इससे इनके एम्प्लॉयज को सेफ जॉब का एश्योरेंस मिलता है और बदले में ये उनसे लंबे घंटों तक काम करवा पाती हैं। इस तरह जापानीज इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर पाती हैं। ये तो बात हुई जापानीज रिकवरी के पीछे कुछ ब्रॉड कारणों की। आइए अब इस इकोनॉमिक सक्सेस के एक्सटेंट की बात करते हैं। इमर्जेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग जापान। दोस्तों, वॉर के तुरंत बाद के कुछ वर्ष तो खोई हुई इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को रीबिल्ड करने में लग जाते हैं। इस दौरान इलेक्ट्रिक पावर, कोल, स्टील और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मिड 1950s तक प्रोडक्शन प्री वॉर लेवल्स को मैच करने लगता है। 1953 और 1965 के बीच जीडीपी में हर साल 9% से भी ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इंडस्ट्री 13% के रेट से ग्रो करती हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11% और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 12% की बढ़ोतरी देखी जाती है। 1965 में ये सेक्टर्स लेबर फोर्स के 41% से भी ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 26% वर्कफोर्स ही लगा हुआ था। लाखों की संख्या में फॉर्मर सोल्जर्स ने वर्कफोर्स को ज्वाइन किया, जिससे एक वेल डिसिप्लिन्ड और हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स जापान को मिला और इसने जापान को रीबिल्ड करने में अहम भूमिका निभाई। मिड 1960s के दौरान एक नए तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्योंकि इस समय जापानीज इकोनॉमी ने कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में खुद को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया था। साथ ही हैवी इंडस्ट्रीज और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप करना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा जापानीज टेक्सटाइल्स और लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनली काफी प्रॉफिट कमा रही थी और ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप्स और मशीन टूल्स जैसे प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। मिड 1980s में जापानीज इकोनॉमी एक शानदार सक्सेस बन चुकी थी। उसका टोटल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वर्ल्ड आउटपुट का लगभग 1/10 था। अपने ह्यूज एक्सपोर्ट बेस्ड ट्रेड और रिलेटिवली मॉडेस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से जापान इनॉर्मस ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा था।
इसके साथ ही वो वर्ल्ड का लीडिंग नेट क्रेडिटर नेशन भी बन चुका था। यहां तक कि जापान किसी और देश से ज्यादा डेवलपमेंट एड अंडर डेवलप्ड नेशंस को देने लगा था। जी हां, वही जापान जिसे खुद कभी डेवलपमेंट एड की जरूरत पड़ रही थी, वो आज सबसे बड़ा डोनर बन चुका था। इस दौरान जापान में इन्फ्लेशन 3% से भी कम था और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी 3% तक ही सीमित था। जापान की सक्सेस स्टोरी को सिंबलाइज करती है एक इंजीनियरिंग फीट, 54 किलोमीटर लंबी टनल जो जापान के सबसे बड़े आइलैंड हॉन्शू को होकाइडो से जोड़ती है। इसे पूरा करने में 21 साल का वक्त लगा था और यह उस समय दुनिया की सबसे लंबी टनल थी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस जापानीज मिरेकल की जिसकी 1945 में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। जापानीज रिकवरी की ये कहानी यूएस एड और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ जापानीज लीडर्स और वहां के लोगों की मेहनत और आत्मविश्वास की भी कहानी है। इसी सक्सेस के चलते 1964 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स को होस्ट करता है, जिससे जापान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग और भी मजबूत होती है। 1980s में जापानीज मैन्युफैक्चरर्स अपनी सक्सेस के दम पर यूएसए, ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप के नेशंस में कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज सेटअप करना शुरू कर देते हैं। इस तरह 4 दशकों से भी कम समय में जापान एक फीनिक्स की तरह राइज करता है, यानी पूरी तरह खाक होने के बाद भी वो फिर से नया बनकर उभरता है।